हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार आजाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जो एमटीएस एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा लिया जाता है उन एम्प्लॉयज के लिए जो कि डिपार्टमेंट में है, यानी कि जीडीएस टू एमटीएस एग्जाम जो होता है उससे संबंधित जो रूल्स है उनमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। और जो रूल्स है, रिक्रूटमेंट के जो रूल्स हैं, अब उनको जाना जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एमटीएस रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। और ये जो लेटर है वो 30 सितंबर 2022 का है। बेसिकली ये एक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट में क्या होता है, सिंपली ड्राफ्ट और रूल्स में क्या अंतर होता है। ड्राफ्ट सिंपली क्या है कि एक तरीके से किसी प्रोजेक्ट पे कोई काम करना है, उस काम से संबंधित जितने भी रूल्स हैं उन कच्चे रूल्स को उनको नोट किया जाता है, फिर इस पर विचार किया जाता है। विचार करने पर जो भी कुछ भी कमी रह जाती है इस कच्चे कागज में, उसके ऊपर विचार किया जाता है, फिर उसमें संशोधन किए जाते हैं और उसके बाद में इसे फाइनली रूल्स बना दिया जाता है जो कि सभी लोगों के लिए लागू होते हैं और लाभकारी होते हैं। तो बेसिकली जो एमटीएस का एग्जाम होगा 2023 के एग्जाम में वो इस रूल के हिसाब से होगा जो कि 30 सितंबर 2022 को जो ड्राफ्ट आया है, इसके बाद में जो भी रूल्स हैं उसके ब्याह पर ही आगे भर्तियां होंगी कुछ सालों तक। और बाकी अगर कोई चेंज होता है तो उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। ये जो रूल्स है उनका जो नाम रहेगा वो रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एमटीएस रिक्रूटमेंट रूल्स 2022। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है या मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशंस, पे मैट्रिक्स, वो जो सारी चीजें हैं इनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। और हम लोग ड्राफ्ट में बेसिकली सिंपली क्या है कि जैसा सब कुछ ड्राफ्ट में है लगभग उसके जैसा ही हम लोगों को रूल्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, इसलिए हम लोग आज ड्राफ्ट के बारे में ही चर्चा करेंगे। और ड्राफ्ट में जो भी रूल्स, कच्चे रूल्स बनाए गए हैं वो रूल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और अगर ड्राफ्ट के बाद में अगर कोई परमानेंट रूल्स बनेंगे, उनमें कोई चेंजेस होगा, तो उस संबंध में जो कोई भी अपडेट आपको देखने को मिलेगा उस अपडेट के बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो रूल्स ड्राफ्ट में है वही फाइनल रूल्स रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग आज की चर्चा को कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में। पोस्ट का नाम रहेगा एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। फिलहाल के लिए जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है, 37,539। ये चेंज भी हो सकती है। और ये जो टोटल वैकेंसियां हैं वो टोटल 23 पोस्टल सर्कल्स में है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो किस ग्रुप की बात चल रही है, तो एमटीएस को ग्रुप सी में रखा गया है। पहले ग्रुप डी में होते थे एमटीएस, अभी ग्रुप सी में है। आप लोगों को विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि जो एमटीएस है मोस्टली लोगों के दिमाग में ये चलता है कि वो ग्रुप डी में आते हैं, लेकिन वो ग्रुप डी में नहीं, ग्रुप सी में ही आते हैं। जिस कैडर में हमारे यहाँ पोस्टमैन होते हैं, हमारे यहाँ पीए होते हैं, उसी कैडर में एमटीएस भी आते हैं। लेवल की बात करें, पे मैट्रिक्स की बात करें तो पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो एमटीएस है वो लेवल 1 में आते हैं। लेवल 1 और अलग अलग जो लेवल्स हैं उनमें क्या ग्रेड पे है, किस तरीके से उनकी जो सैलरी रहती है, इस संबंध में हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो देख चुके हैं कि डिफरेंट जो लेवल्स हैं, लेवल 1, 2, लेवल 3, 4 एंड 5, इन सभी के बारे में कौन कौन किस लेवल में आते हैं, उनके क्या मैट्रिक्स हैं, पे मैट्रिक्स हैं, उनकी क्या सैलरीज की रेंज रहती है, और अगर कोई नया व्यक्ति लगता है तो वो कितने की सैलरी से स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद में जो अदर अलाउंसेस हैं वो लगते हैं। और इसके अलावा पहले ग्रेड पे सिस्टम चलता था, ग्रेड पे सिस्टम को हटा करके अभी पे मैट्रिक्स का सिस्टम चल रहा है। ग्रेड पे में पहले चलते थे 1800, 1900 ग्रेड पे, 2400, 2300 इस तरीके से ग्रेड पे चलते थे। अभी चल रहा है L1, L2 लेवल चल रहे हैं अभी। तो उस हिसाब से भी उस वीडियो में बताया हुआ है कि लेवल 1, 2, 3 जो कि अभी चल रहे हैं वो कौन से ग्रेड पे के हैं, 1800 वाले कौन से हैं, 1900 वाले कौन से हैं, वो सारी जो चीजें हैं डिटेल में डिस्कस हम लोगों ने की हैं। आप लोग वहां इस वीडियो को देख सकते हैं, चर्चा की हम लोगों ने। नेक्स्ट, वेदर सिलेक्शन पोस्ट है कि नॉन सिलेक्शन पोस्ट है, नॉट एप्लीकेबल है। और एज की लिमिट की बात करें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, एज लिमिट 18 से लेकर 25 तक रखी गई है। किन लोगों के लिए ये लोग ऐसे, ये जो एज लिमिट 18 से 25 रखी गई है वो किन के ऊपर लागू होगी और एज रिलैक्सेशंस लागू होंगे कि नहीं होंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।
तो सबसे पहले है 18 से 25, किन लोगों के लिए है ये? रिलैक्सेबल फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो लोग SC, ST, OBC, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जिसे हम लोग PWBDs भी बोलते हैं, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन्स और ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट्स या एनी अदर क्लास और कैटेगरी ऑफ द पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिन लोगों को उम्र में छूट दी जाती है वो सभी जो छूटें हैं वो लागू रहेंगी। बात करें GDS के लिए एज क्या रहने वाली है, तो GDS के लिए जो एज लिमिट है वो है बिलो 60, यानी कि ऐसे GDS जिनकी एज 60 साल से कम है वो लोग MTS का एग्जाम दे सकते हैं, और कैजुअल लेबर्स जिनकी एज 60 साल से कम है वो भी MTS का एग्जाम दे सकते हैं। जो लोग डायरेक्ट MTS का एग्जाम देंगे GDS में नहीं होंगे, पोस्ट ऑफिस की जो MTS की वैकेंसीज निकलती हैं डायरेक्ट, उनके लिए एज लिमिट है 18 से 25। GDS और कैजुअल लेबर्स के लिए जो एज लिमिट है वो है बिलो 60, यानी कि 60 साल से कम की उम्र का कोई भी व्यक्ति GDS टू MTS एग्जाम, कैजुअल लेबर्स टू MTS एग्जाम दे सकते हैं। बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो जो लोग डायरेक्ट एग्जाम देंगे MTS का, उनके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है 10th पास, उनको 10th पास होनी चाहिए। और GDS के लिए इस प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है। GDS और कैजुअल लेबर्स भले ही उनके लिए 10th पास नहीं की हुई है, तो क्या यह संभव है? फिलहाल की बात करें, फिलहाल जो भर्तियां हैं GDS से MTS में, फिलहाल बात करें GDS के लिए, तो GDS में जो भर्तियां हैं वो 10th बेस पर की जाती हैं, 10th की परसेंट पर की जाती हैं। लेकिन बहुत समय पहले ये जो भर्तियां थी वो कई जगह पर 8th क्लास के बेस को रखते हुए, कई बार 5th क्लास के बेस को रखते हुए भी की गई थी। इसलिए इस बार के जो MTS का जो एग्जाम होगा GDS के लिए और कैजुअल लेबर्स के लिए, उसमें थोड़ा सा अच्छी बात ये रही है कि उन लोगों को भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा जो कि GDS और कैजुअल लेबर्स में है और 10th पास नहीं है। इनके लिए किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं रखी गई है। नेक्स्ट बात करें, वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स विल बी अप्लाई इन द केस ऑफ प्रमोटीज, तो इसका आंसर है नॉट अवेलेबल, इस प्रकार की कोई भी नहीं है। बात करें समय के बारे में, कितना समय होना चाहिए, पीरियड ऑफ प्रोबेशन क्या रहेगा? पीरियड ऑफ प्रोबेशन का मतलब ये है, प्रोविजनल पीरियड का सिंपली मीन्स ये होता है कि अगर किसी पोस्ट के लिए प्रोविजनल पीरियड रखा गया है, जैसे MTS एग्जाम के लिए MTS पोस्ट के लिए रखा गया है 2 साल का, इसका सिंपली मतलब ये रहता है कि अगर इन सालों के दौरान, इन 2 वर्षों के दौरान अगर किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है तो उन्हें किसी भी यहाँ पर, यानी कि उनको किसी भी कारण बिना उनको निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर उनका व्यवहार ही अच्छा नहीं है और वो डिसिप्लिन में नहीं है तो उनको इस बेस के आधार पर भी नौकरी से टर्मिनेट किया जा सकता है। किसी का प्रोविजन पीरियड कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में उनके व्यवहार में कोई चेंजेस आते हैं तो उनके लिए जो प्रोसेस है, उनकी जो फुल लेंथ है, जो फुल प्रोसेस है, उसके अकॉर्डिंग उनको टर्मिनेट किया जाता है। लेकिन जो लोग प्रोविजन में रहते हैं उनको थोड़ा सा सही ढंग से व्यवहार रखना चाहिए, उस हिसाब से भी उनकी नौकरियां हैं वो जा सकती हैं। तो प्रोविजन पीरियड की बात करें 2 साल का रखा गया, 2 ईयर्स का रखा गया। बात करें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन, एब्जॉर्प्शंस एंड परसेंटेज ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड्स। सिंपली इसमें यह बताया गया है कि किस तरीके से भर्तियां होंगी, यानी कि अगर आपके पास में MTS पोस्ट के लिए वैकेंसीज है 100, तो 100 में से किन किन लोगों को कितनी पोस्ट दी जाएगी, इस तरीके से इसमें बताया हुआ है। तो 100% अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल लेबर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट डिविजन्स यूनिट्स conferred with temporary status on the basis of seniority कम फिटनेस फॉलोइंग विच। सिंपली ये है कि सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर जिन लोगों को कैजुअल लेबर्स में रखा गया है, उन कैजुअल लेबर्स को सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर 100% लोग जो भी MTS का एग्जाम देंगे उनको 100% लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, यानी कि 100% लोग इस तरीके से क्वालिफाई होंगे। सेकेंड, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल लेबर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट डिवीजन यूनिट एंगेज्ड ऑन और बिफोर 1st September 1993 वर्किंग फॉर 8 hours इन अ डे ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस फॉलोइंग विच। सिंपली ये कि जो लोग
1 सितंबर 1993 से पहले या उसी दिन लगे हैं, कैजुअल लेबर्स लगे हुए हैं और 8 घंटे की वो लोग ड्यूटी देते हैं, तो उन लोगों को भी इसमें रखा जाएगा। वो लोग भी 100% अपॉइंटमेंट उनको दी जाएगी। तीसरा पॉइंट है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ पार्ट टाइम कैजुअल लेबर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट डिविजन्स यूनिट एंगेज्ड ऑन और बिफोर 1 September 1993 ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस फॉलोइंग विच। सीनियरिटी कम फिटनेस बेस का सिंपली मतलब क्या होता है? सीनियरिटी कम फिटनेस बेस का मतलब ये है कि जो लोग काम करने लायक हैं, काम करने लायक से मतलब है कि जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है और वो इन कंडीशंस को पूरा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, ज्वाइनिंग उनकी 1 सितंबर 1993 या उससे पहले की है। कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, 1 सितंबर 1993 से पहले की ड्यूटी जॉब कर रहे हैं या उसी दिन से जॉब कर रहे हैं, तो इन सभी लोगों को सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर जो वैकेंसीज निकलेंगी उसके आधार पर इनका जो सिलेक्शन है वो किए जाएंगे। बात करें 50% के बारे में, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी कम फिटनेस फ्रॉम अमंगस्ट GDS of the recruitment divisions or units who have worked regularly for 5 years in that capacity as on a first day of January of the year to which vacancies belongs to or as per the guidelines issued by the Government of India time to time। सिंपली ये है कि अभी तक हम लोगों ने सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर देख लिया, वो लोग थे कैजुअल लेबर्स, उनको 100% चांसेस दिए जा रहे थे। अभी बात कर रहे हैं GDS में भी सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर 50% लोगों को इस आधार पर जो पोस्ट है वो दी जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से हम लोग उनको करते हैं कैटेगराइज। जैसे 100 वैकेंसीज हैं, 100 में से मान के चलते हैं कि 20 कैजुअल लेबर्स के लिए रखी गई हैं, 20 रखी गई हैं उन लोगों के लिए जो GDS में है और सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर लेना है। कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिनको GDS से एग्जाम के थ्रू लेना है। तो इस तरीके से वैकेंसीज को डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद में कुछ वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ली जाएंगी, यानी कि ओपन मार्केट से करवाई जाएंगी। तो 100% जो वैकेंसीज हैं वो कैसे फिल की जाएंगी? जैसे कैजुअल लेबर्स के लिए आते हैं सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर, तो उनके लिए क्राइटेरिया इस तरीके से 4-5 क्राइटेरिया दिए हुए हैं। ज्वाइनिंग के दिए हुए हैं, समय का दिया हुआ है, कोई 8 घंटे कर रहा है, कोई पार्ट टाइम कर रहा है। इस तरीके से अगर कोई काम कर रहा है तो उनको 100% वैकेंसीज उनकी है तो उनको पोस्ट दे दी जाएगी। भाई बात करें 50% की, जैसे कि GDS के लिए निकली, मान के चलते हैं टोटल GDS के लिए निकली 40 वैकेंसीज, 40 में से 20 किनको दे दी? सीनियरिटी कम फिटनेस वालों के लिए, और 20 किनको दे दी? 50% किसको दे दिया? एग्जाम वालों के लिए, जिनको कितना समय हो गया है? 3 वर्ष का समय हो गया है। और सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर किन लोगों को लिया जाएगा? जो GDS जिनको 5 साल कंप्लीट हो चुकी है उनको लिया जाएगा सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर, जिस साल में वैकेंसीज निकलेंगी। नेक्स्ट जो वैकेंसीज बचेंगी उनको दिया जाएगा कहां से? ओपन मार्केट से दिया जाएगा। इस तरीके से वैकेंसीज को आपको डिवाइड किया जाएगा और वैकेंसीज को डिवाइड करके आप लोगों को पोस्ट है कैजुअल लेबर्स की अलग से आएंगी, GDS के लिए सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस के लिए अलग आएंगी, GDS के लिए एग्जाम वाली अलग आएंगी, ओपन मार्केट वाली अलग आएंगी, और जितनी वैकेंसीज अगर होंगी जिस भी कैडर में उनको उस तरीके से फिल किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें इन द केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन और डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शंस ग्रेड फ्रॉम विच प्रमोशन और डेपुटेशन और एब्जॉर्प्शंस टू बी मेड, इसमें है नॉट एप्लीकेबल, इसको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इफ अ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी एग्जिस्ट व्हाट इज इट्स कंपोजिशन। सिंपली इसमें यह पूछा गया है कि जैसे अगर किसी लोगों का डिपार्टमेंट के थ्रू प्रमोशन होगा तो उनके लिए जो कमेटी बिठाई जाती है उनमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस किस तरीके से शामिल होंगे, इसके बारे में बताया हुआ है। तो सिंपली जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि याद रखने वाली चीज है इस नोटिफिकेशन में वो कौन कौन सी है? सिंपली कि MTS की जो वैकेंसीज है वो कैजुअल लेबर्स से ली जाएंगी। कैजुअल लेबर्स के लिए जो भी वैकेंसीज आएंगी उनकी 100% सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर ली जाएंगी। उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा।
जीडीएस के लिए जो वैकेंसीज टोटल आएंगी उनका 50% सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस पर लिया जाएगा और उसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा और उस व्यक्ति के लिए कंपलसरी चीज ये है कि उनको 5 ईयर रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। 50% जीडीएस की जो वैकेंसीज हैं वो एग्जाम के थ्रू होंगी, इसके लिए एग्जाम लगेगा। जिस साल की वैकेंसीज होंगी उस साल की 1 जनवरी को 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए, वो लोग एग्जाम दे पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट है ओपन मार्केट में जो भी वैकेंसीज बचेंगी वो ओपन मार्केट में जाएंगी और उनकी वहां से फिल होंगे। बात करें एज लिमिट के बारे में, एज लिमिट ओपन मार्केट वालों के लिए 18 से 25 ईयर रखा गया है। जीडीएस और कैजुअल लेबर्स के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं रखी गई है। 60 साल से कम के जो कैजुअल लेबर्स हैं और जीडीएस है उनको चांसेस दिया जाएगा वैकेंसीज को फिल करने के लिए। एज लिमिट हो गया, वैकेंसीज हो गई। नेक्स्ट बचता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो लोग ओपन मार्केट से देंगे उनके लिए 10th पास होना कंपलसरी हो गया है और जो लोग जीडीएस और कैजुअल लेबर्स में उनको किसी भी प्रकार की कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है। सिंपली वो लोग जॉब करते हैं तो उनको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं 2022 के, जो कि जीडीएस टू एमटीएस के एग्जाम के होंगे, ओपन मार्केट के लिए है, कैजुअल लेबर्स टू एमटीएस के लिए, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जान लिया। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।